नमस्ते बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग से ऑनलाइन शिक्षण में मैं मीनल पाटिल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं कविता 11वीं निर्माणों के पावन युग में, जिसके रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी। बच्चों, निर्माणों के पावन युग में आज हम इस पद्य का भावार्थ और स्वाध्याय देखेंगे। बच्चों, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जो रचनाकार है, उनको काव्य रचनाशीलता का गुण विरासत में मिला है। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी अपने समय के जाने माने कवि थे और पिताजी का यह गुण वाजपेयी जी में आया था। उनकी प्रमुख कृति आपके सामने बच्चों है मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार और अमर बलिदान। कवि का परिचय देखने से पहले हम देखेंगे कि उन्होंने इस कविता में नवनिर्माण भारत और भारत का चरित्र निर्माण, इन दोनों बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमें बताने की कोशिश की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ। वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम परिपूर्ण दिखाई देता है। बच्चों, अब हम पद्य संबंधी देखेंगे कि इस पद्य में क्या है। इस कविता की यह कविता जो है वो रस अनुभूति कराने वाली है, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली और लोकोत्तर आनंद देने वाली है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति का सम्मान, कल्याण उत्थान के साथ नवनिर्माण भारत और चरित्र निर्माण को विशेष महत्व प्रदान किया है। बच्चों, यहाँ उत्थान यानी उन्नति, उन्नति के बारे में उन्होंने बताया है कि सिर्फ सांसारिक उन्नति ही महत्वपूर्ण नहीं है, तो चरित्र निर्माण और संस्कृति का सम्मान भी हमें करना है। एक तरफ हमें विज्ञान के माध्यम से नवनिर्माण करना है, तो दूसरी ओर भारत देश की संस्कृति का सम्मान करना है, अच्छे चरित्र भी हमें निर्माण करने हैं। आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया भौतिक उन्नति को महत्व दे रहा है, अपनी संस्कृति और संस्कार भूलता जा रहा है, नैतिकता नहीं रह गई है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें स्वार्थ में अंधे न होकर चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। आज का युग विज्ञान और निर्माणों का पवित्र युग है। विकास काल में हमें नए अनुसंधान यानी खोज करने हैं। जगत का कल्याण करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने की बात हमें नहीं भूलनी है। देखो बच्चों, यही कविता का भावार्थ जो है, जो जिसमें चरित्र निर्माण, संस्कृति का सम्मान, विज्ञान का अनुसंधान, अनुसंधान यानी नई खोज करनी है, लेकिन इस संसारिकता में, भौतिकता में हमें नैतिक मूल्य भी अपनाना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कवि ने यहाँ कही है। आपके सामने जो चित्र है उसमें चरित्र निर्माण और भौतिक संसारिकता का उन्नति भी दिखाई है। एक तरफ हम बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, और एक तरफ हमें चरित्र निर्माण भी करना है। इस पद्य में क्या अर्थ समाया है, अब हम सारांश रूप में इसको देखेंगे। पहली कविता, इस कविता की पंक्तियां जो है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। बच्चों, यह जो दो पंक्तियां हैं वो बार बार इस पद्य में आई है, यानी बार बार रचनाकार हमें बता रहे हैं कि हमें चरित्र निर्माण नहीं भूलना है। अब हम इस कविता का सारांश देखेंगे। निर्माणों के इस पवित्र युग में हम चरित्र निर्माण करना है, यानी अपना आचरण शुद्ध रखना है। हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति सही तरीके से होना चाहिए। बच्चों, स्वार्थ साधना यानी सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचना, यानी मैं, मेरा, मुझे, यानी स्वयं के बारे में सोचना है, लेकिन हमें वसुधा यानी पृथ्वी के बारे में सोचकर उसके कल्याण की बात भी नहीं भूलनी है। यहाँ कवि हमें समुंदर का उदाहरण दे रहे हैं, और समुंदर का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि हमारा जीवन समुंदर जैसा अगम और अगाध है। अगम यानी जिसका कोई पार नहीं है, और अगाध यानी
अथाह यानी खोल जिसे हम कहते हैं। तो समुंदर में जैसे लहरें उठती है, आती है, जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी संघर्ष और दुख आते हैं। लेकिन संघर्ष और दुख आने पर हमें मझधार में का मतलब है लहरों के बीचों बीच। तो यहाँ कवि हमें कह रहे हैं कि हमें मझधारों के बीचों बीच लहरों में डूबना नहीं है। यह साहसी व्यक्ति का काम नहीं है। तो हम अगर साहसी हैं तो हमें जीवन में आने वाली पेचीदा, जटिल यानी कठिन समस्या को क्या करना है? सुलझाना है। कोई भी जीवन में संकट आ जाए तो साहस पूर्वक उसका सामना हमें क्या करना है और आगे बढ़ना है। अनुसंधान यानी खोज, नई खोज करके उस समस्या को हमें सुलझाना है और हमें आगे बढ़ना है। आगे कवि कह रहे हैं कि शील, देखो और अच्छे गुणों के बारे में बताया है। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, ऐसे अच्छे गुणों के तार अगर जीवन में हो तो जीवन सुरीला बन जाएगा। आपको पता है गिटार में तार होते हैं और इस तारों के कारण झन-झन का सुंदर स्वर सुनाई पड़ता है। तो उसी तरह अगर हमारे जीवन में अच्छे गुण हो तो हमारा चरित्र सुंदर बन जाएगा और हमारे चरित्र का उपयोग हमारे समाज, राष्ट्र को हो जाएगा। यही रचनाकार हमें यहाँ कह रहे हैं कि शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, यह अच्छे गुणों के तार अगर हमारे जीवन में हो तो जीवन सुरीला बन जाएगा। यानी हमारा शील यानी आचरण अच्छा होना चाहिए, सबके साथ विनय से यानी विनम्रता से पेश आना चाहिए, हमारे अंदर आदर्श होने चाहिए, तभी हम श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़ना यानी हर दिन हम अपनी प्रगति कर सकेंगे और आगे आगे बढ़ सकेंगे। हमारी शिक्षा में अगर नैतिक मूल्य भी आवश्यक है, अगर नहीं है नैतिक मूल्य यानी अच्छे गुण, जैसे कौन से अच्छे गुण? तो प्रेम, उदारता, विशालता, सहिष्णुता, भूत दया, सहयोग, सदाचार, सत्यवाद, यह अच्छे नैतिक मूल्य हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। अगर यह नैतिक आधार हम में नहीं है तो हम संस्कृति का सम्मान कैसे करेंगे? तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि अच्छे गुण भी आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ हमें अच्छे गुणों को भी आवश्यक है, तभी हम अच्छा नागरिक बन सकते हैं। आगे बच्चों कवि कह रहे हैं कि यश की चांदनी में हमें भारतीय संस्कृति का सम्मान का महत्व नहीं भूलना है। यानी हम कितने भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी हमें प्रसिद्धि मिले या कितने भी हम आगे पहुंचे, शिखर पर पहुंचे, लेकिन हमें अपने संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक परंपराएं, जाति, भाषाएं, धर्म, इस विविधता के कारण विश्व में हमारे भारतीय संस्कृति ने प्रभावित किया है। हमारी संस्कृति बहुत ही महिमापूर्ण है और सम्मान के स्वतःला योग्य आणि है। आपल्या देशाला सुरक्षित बनवूया. इसका भारतीय सम्मान करना हमें नहीं भूलना है। इस तरह अंत में कहते हैं कि सांसारिकता की उन्नति में हमें जीवन के अच्छे अच्छे गुणों को अपनाना है और सांसारिक सुखों के साथ साथ अच्छे गुणों को अपनाकर अपना जीवन तेजोमय करना है। बच्चों, यहाँ हमारा कविता का भावार्थ समाप्त हुआ। पहले की वीडियो में हमने ये कविता पूरे अर्थ के साथ पढ़ी थी और इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज मैंने आपको इसका भावार्थ बता दिया। अब हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, स्वाध्याय में क्या क्या महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं आज? तो पहले हम आकलन कृति देखेंगे जो 2 अंक के लिए होती है। इस आकलन कृति में संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए, यह प्रश्न आते हैं। बाद में एक शब्द में उत्तर लिखिए। व्याकरण कृति में प्रेरणार्थक क्रिया, विराम चिन्ह, अव्यय के भेद, स्वमत अभिव्यक्ति और निबंध लेखन इस कविता के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं आकलन कृति में। आकृति पूर्ण कीजिए। बच्चों, आपको इस आकलन कृति में देखो वो प्रश्न नहीं पूछते, वो सिर्फ ऐसा वाक्य देते हैं, उस वाक्य से हमें समझ में आना चाहिए कि इनको क्या अपेक्षा है। जैसे देखो उन्होंने कहा है निर्माण
निर्माण के पावन युग को कहा गया है। उन्होंने इतना ही बताया है, क्या कहा गया है ऐसा प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका हमें जवाब क्या लिखना है। निर्माण के युग को कहा गया है, तो इसका जवाब है पावन। पावन यानी क्या? पवित्र। निर्माण के युग को क्या कहा गया है इस कविता में? पावन कहा गया है। दूसरा देखेंगे, निर्माण के पावन युग में हमें इसे न भूलें। तो यहाँ उन्होंने पूछा हमें किसको नहीं भूलना है? तो देखो 3 बातों को याद रखो, चरित्र निर्माण को नहीं भूलना है, नूतन अनुसंधान को नहीं भूलना है, वसुधा के कल्याण को नहीं भूलना है। चरित्र निर्माण यानी बच्चों अभी आपको कहा अच्छे गुणों के साथ हमें आगे बढ़ना है। नूतन अनुसंधान यानी नई खोज करनी है, और वसुधा का कल्याण यानी हमें पृथ्वी के कल्याण के बारे में सोचना है, यानी हमें इसे नहीं भूलना है। आगे समुद्र की 2 विशेषताएं पूछी है, तो कौन सी? अभी हमने देखा अगम और अगाध। अगम का अर्थ मैंने आपको बताया कि जिसका कोई पार नहीं है, और अगाध यानी अथः। अथः यानी जिसे मराठी में हम खोल कहते हैं। तो अगम और अगाध ये उसकी क्या है? 2 विशेषता है समुद्र की। बाद में इस कविता में आंधी है, बताए आंधी है ऐसा आया है शब्द। तो आंधी तो किसकी आंधी है? तो स्वार्थ साधना की। स्वार्थ साधना यानी सिर्फ अपने बारे में, मैं के बारे में, खुद के बारे में सिर्फ सोचना। तो स्वार्थ साधना को आंधी कहा गया है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, सॉरी परीक्षा में पूछा जाता है, पद्य में आए मनुष्य के 4 सद्गुण। अभी इसका मैंने आपके सामने प्रस्तावना की थी, 4 सद्गुण के बारे में आपको बताया था। तो कौन से सद्गुण है? शील, विनय, श्रेष्ठता और आदर्श। शील यानी अच्छा कर्मचाऱ्याशी चरित्र, संपर्क साधा विनय यानी जेणेकरून आपल्याला नम्रता, तात्काळ मदत आदर्श मिळतील. चला आपण आदर्श एकजुटीनं स्वतःला आणि आपल्या देशाला रोज सुरक्षित हमें बनवूया. भारतीय जीवन में रेल्वेद्वारे प्रगति जसे करना। भारत जारी इस तरह यह 4 सद्गुण के आणि बारे में कवि अधिक यहाँ नव्या रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि शिक्षा के साथ आवश्यक है। हमें कवि ने शिक्षा के साथ क्या आवश्यक है बताया है? तो शिक्षा के साथ हमें मनुष्य का नैतिक अधिकार आवश्यक है। अभी नैतिक अधिकार के बारे में भी चर्चा की हमने। नैतिक अधिकार यानी अच्छे गुणों को भी आवश्यक है। सिर्फ हम बहुत पढ़ लिखे हैं, बहुत शिक्षित है, लेकिन अगर अच्छे गुण ही हम में नहीं है, हमारे जीवन का उपयोग अगर समाज और राष्ट्र को नहीं हो रहा है, तो वो शिक्षा की कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा के साथ क्या आवश्यक है? मनुष्य का नैतिक अधिकार हमें आवश्यक है। हमें जिन्हें न भुलाए, हमें इसको नहीं भूलना है। कौन सी बातों को नहीं भूलने को कहा है कवि ने? संस्कृति का सम्मान और जीवन का उत्थान। संस्कृति का सम्मान यानी भारतीय संस्कृति का हमें सम्मान रखना है, आदर करना है, और जीवन का उत्थान करना है, यानी सिर्फ सांस्कृतिक प्रगति के साथ साथ जीवन के अच्छे गुणों को भी अपनाना है। उत्थान का मतलब है उन्नति करना। अब बच्चों हम आगे देखेंगे, एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ एक ही शब्द में ही आपको इसका जवाब लिखना है। अब यहाँ देखो प्रश्न पूछे गए हैं, शिक्षा के साथ क्या आवश्यक है? शिक्षा के साथ नैतिक अधिकार आवश्यक है। कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। सृजनहीन का मतलब जिसमें मानव का कल्याण नहीं है। सृजनहीन का मतलब है जिसमें मानव का कल्याण नहीं है, वह विज्ञान व्यर्थ है। पद्य में आया सौर मंडल का एक ग्रह, बच्चों पृथ्वी का नाम इस पद्य में आया है। निर्माणों के पावन युग को कहा गया है, निर्माणों के पावन युग को कहा गया, सॉरी निर्माणों के युग को कहा गया है पावन। पावन यानी पवित्र। आगे अनुसंधान का मतलब, अनुसंधान का मतलब है बच्चों खोज, जो अर्थ में आपको दिया गया है। अब हम बच्चों व्याकरण कृति की तरफ जाएंगे। व्याकरण कृति में हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया देखो, एक सीधी सरल व्याख्या आप ध्यान में रखो कि प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनानी है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो कैसे देखो, मूल धातु अगर चल या चलना है, तो प्रथम प्रेरणार्थक को हमें क्या जोड़ना है? आ,
जैसे चल का चलाना, देखो ला आ गया चलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक वो रूप बनाना है हमें, तो वो हमें वा जोड़ना है, जैसे चलवाना, देखो आ और वा आ गया। ये बहुत ही सीधे हैं। यहाँ 1-2 अंक के लिए जो ये परीक्षा में आते हैं, ये अंक हमें प्राप्त करने हैं। बहुत ही सीधे तरीके से हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। देखो चल, चलाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक चलवाना। आगे आपको 2-3 दिए हैं। भूलना, प्रथम प्रेरणार्थक भूलाना, देखो आया है भूलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक है भूलवाना, वा आया है। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। इस तरह यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आपको परीक्षा में आती है। आगे हम देखेंगे विराम चिन्ह, जो बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण है। यह विराम चिन्ह जो हम भूलते हैं, लिखते समय हमें याद नहीं रहता, हम जल्दी जल्दी में लिखते हैं, लेकिन हम विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते, जिस कारण आप जवाब बहुत सही से लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, आपका हस्ताक्षर भी सुंदर होता है, लेकिन विराम चिन्ह का सही इस्तेमाल सही जगह पर न करने के कारण आपके अंक चले जाते हैं। तो बच्चों, विराम चिन्हों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्या है विराम चिन्ह? रुकना, ठहरना या विश्राम करना। चिन्ह का अर्थ है निशान। अतः रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं या लिखे जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सीधे भाषा में अगर मैं विराम चिन्ह को अर्थ बताऊं, तो किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। रुकने का संकेत जिस चिन्ह से मिलता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, लिखते समय, बोलते समय या पढ़ते समय हमारे भाव प्रकट होते हैं। अगर हम कहीं रुकेंगे नहीं और झराझर हम बोलते रहे, तो हमारा बोलना किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि यह व्यक्ति कहाँ रुकता नहीं, कुछ पॉज ही नहीं ले रहा है। तो हम क्या कहते कि ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए विराम चिन्ह आवश्यक है। जहाँ प्रश्न है वहां प्रश्न पूछना है, वहां प्रश्न चिन्ह लगाना है। जहाँ पूर्ण विराम है, रुकना है, वहां रुकना है। तो क्या है विराम चिन्ह का अर्थ? मैंने सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह आपके सामने रखे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी क्या? जहां हम थोड़ी देर रुकते हैं। वाक्य पढ़ते लिखते समय जहां वाक्य समाप्त होता है, वहां पूर्ण विराम रखा जाता है। दूसरा है अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना होता है, वहां अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में प्रश्न चिन्ह रखा जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, यह बच्चों हमारे मन के भाव है। यह भाव जिस शब्द से प्रकट होते हैं, उस शब्द के बाद या वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह ज्यादातर हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आगे की देखेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह हम बच्चों कब इस्तेमाल करते हैं? किसी विशेष व्यक्ति का नाम या शीर्षक आदि प्रकट करने के लिए हमें यह चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी के कहे गए शब्द, किसी व्यक्ति के कहे गए जो शब्द होते हैं, वो जो के त्यों प्रकट करने के लिए, प्रकट यानी जो के तो लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और बाद में है योजक चिन्ह। बच्चों, योजक चिन्ह के बारे में मैंने बार बार वीडियो में बताया है कि योजक चिन्ह यानी छोटा हाइफिन का यह चिन्ह होता है, जिसे छोटा डैश कहा जाता है। यह चिन्ह हमें शब्द युग्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो दो पदों के बीच हाइफिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाइफिन यानी छोटा डैश, ऐसा यह चिन्ह होता है। शब्द युग्म के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आपको व्याकरण कृति में विराम चिन्ह के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी वो व्याख्या देते हैं, आपको और विराम चिन्ह
को डैश किया जाता है, आपको उसका कौन सा चिन्ह है वो लिखना है। कभी कभी चिन्ह दिया जाता है और आपको उसकी व्याख्या लिखनी है, जो आपके सामने मैंने दिया है। आपने देखा, इसका प्रयोग वाक्य में पूर्ण होने पर किया जाता है, तो आपको चिन्ह पूर्ण विराम का लगाना है। थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, अल्प विराम आएगा यहाँ। हर्ष, शोक, भय, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने पर इसका प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, विस्मय चिन्ह वो दिया है, और प्रश्न पूछने पर प्रयोग करते हैं प्रश्न चिन्ह। बच्चों, यह ध्यान में रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके विराम चिन्ह बहुत ही आपको इस्तेमाल करने हैं। जहां जहां निबंध होता है, स्वमत अभिव्यक्ति आप लिखते हैं, तब जब आपसे अच्छी तरह आपकी व्याकरण की कृतियां देखी जाती है, तो इसका आपको प्रयोग अच्छी तरह करना है। आगे इसके बारे में भी हम सारांश रूप में चर्चा करेंगे। अव्यय के भेद बच्चों आपके सामने दिए हैं। अव्यय के भेद 4 है, जो बहुत ही सरल है, उसकी व्याख्या भी सरल है और वो पहचानना भी बहुत सरल है। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, उसकी व्याख्या इस तरह है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसा मुन्ना धीरे धीरे चलने लगा, मुन्ना चलने लगा यह क्रिया है बच्चों, लेकिन कैसे चलने लगा, क्रिया की विशेषता क्या है, तो धीरे धीरे चलना, तो धीरे धीरे यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। बाद में संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो आपके सामने देखो वाक्य है, हमारे स्कूल के पास नदी बहती है। बच्चों, के पास यानी संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग बहुधा कारक विभक्ति के साथ होता है। तो कारक विभक्ति यानी क्या, देखो के पास, के, की, से, री, रे आदि शब्द उसके पहले आते हैं, तो यह संबंध बोधक अव्यय है। ये छोटी छोटी टिप्स आप अगर याद रखेंगे तो आपको अव्यय के भेद पहचाना बहुत ही आसान हो जाएगा, जो 2 अंक के लिए होता है। आगे है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता अनमोल थी, और इसलिए पर, परंतु, किंतु, वा इस शब्द जो 2 वाक्यों को या 2 संज्ञाओं को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बाद में विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में हमारे मन की भावनाएं जिससे प्रकट होती है, जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध जिस शब्द से होता है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह इसमें होता है। देखो, काश के बाद आया है, काश समय पर दवा मिल जाती। इस तरह हम अव्यय के भेद पहचाना बहुत ही आसान है। बच्चों, आगे इस कविता के पद्य के माध्यम से कौन सी स्वमत अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, तो जो स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए आती है। आज के युग में विश्व शांति की आवश्यकता है बारे में अपने विचार लिखिए। बच्चों, मैंने जो बताए हैं वैसे ही विचार लिखने को आपको जरूरत नहीं है। आप इसमें अपने खुद के विचार लिख सकते हैं, जो आपके सकारात्मक होने चाहिए, जो सकारात्मक होने चाहिए। इस कविता के माध्यम से काव्य पंक्ति भी दी जाती है और उसका भावार्थ भी लिखने को आ सकता है, लेकिन आज हम स्वमत अभिव्यक्ति देखेंगे। आज के युग में विश्व शांति की आवश्यकता के बारे में अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों, आज सारी दुनिया भौतिक उन्नति को ही महत्व दे रही है। जो मैंने इसमें स्पष्टीकरण बच्चों दिया है, उसमें कविता की जो स्पष्टीकरण है वही इसमें मैंने स्पष्ट किया है। इसलिए संसार आज विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। कगार यानी किनारे पर खड़ा है। वह अपनी संस्कृति और संस्कार को भूलता जा रहा है। आज मनुष्य में मानवता की भावना कम होती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का आदर करना है, नैतिकता का आधार लेना है, सबके प्रति हमदर्दी रखनी है, तभी विश्व शांति की तरफ हम आगे बढ़कर सुख शांति प्राप्त करेंगे। इस तरह बच्चों, स्वमत अभिव्यक्ति आप अपने मन से 7-8 वाक्य लिखकर उसका स्पष्टीकरण आपको देना है। आगे है चरित्र निर्माण की आवश्यकता, इस बारे में अपने विचार लिखिए। चरित्र निर्माण यानी इस कविता में आप देखेंगे कि पंक्ति आई है
शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, अधिनैतिक आधार नहीं है। यह दो काव्य पंक्ति आपको भावार्थ लिखने को भी आ सकता है, और आपको सामने मैंने चरित्र निर्माण की आवश्यकता यह स्वमत भी दिया है। तो इस निर्माण के पावन युग में अच्छे चरित्र के निर्माण की आवश्यकता है। शील, विनय, आदर्श तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत होना जरूरी है। बच्चों, यहाँ वाक्य है दूसरों से श्रेष्ठ होना। इसका मतलब भौतिकता से नहीं बच्चों, अच्छे गुणों से। अच्छे गुणों से रोज अपनी प्रगति करना, उसे अधिक श्रेष्ठ होना कवि ने कहा है। हमारी शिक्षा को नैतिक आधार होना जरूरी है। हमारे देश के कल्याण के लिए अच्छे चरित्र यानी राष्ट्र प्रेम, मानवता, निस्वार्थी वृत्ति, वीर वृत्ति, ऐसे गुणों की आवश्यकता है। आज प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। बाल्यावस्था में अगर सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन मूल्यों की शिक्षा मिलेगी, तो आज का विद्यार्थी कल का आदर्श नागरिक बनेगा और चरित्र निर्माण हो जाएगा। उसको अलग चरित्र निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह बच्चों, यहाँ हमारी स्वमत अभिव्यक्ति समाप्त हुई। आगे इस कवि पद्य के माध्यम से कौन से निबंध महत्वपूर्ण आ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला निबंध हम देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्र के बारे में हमें, हमारे राष्ट्रीय त्योहार के बारे में जानकारी बच्चों हमें होनी चाहिए। तो आपके सामने मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं, रूपरेखा रखी है। तो मन में ऐसे रूपरेखा आपको तैयार करनी है, जैसे हमारे राष्ट्रीय त्योहार। इसमें मैंने आपको प्रस्तावना यानी शुरुआत, राष्ट्रीय त्योहार का आपको परिचय देना है, त्योहार का वर्तमान रूप क्या है, राष्ट्रीय त्योहार का महत्व, त्योहार का आदर्श स्वरूप और उपसंहार। तो कैसे निबंध शुरू करेंगे, आपको सारांश रूप में मैं बताती हूँ। प्रस्तावना में हमें भारत बहुत प्राचीन राष्ट्र है, किस तरह संस्कार, देखो इस कविता के माध्यम से भारतीय संस्कार जो संस्कृति है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो प्राचीन राष्ट्र है, ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर किस तरह नया संविधान बनाकर पूरे विश्व में अपना नाम उजागर किया, यह आपको लिखकर हमें आगे राष्ट्रीय त्योहार का परिचय देना है। कौन से राष्ट्रीय त्योहार, जैसे 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिन और 26 जनवरी 1950 हमारा देश सार्वभौम गणतंत्र घोषित हुआ। उसके साथ ही साथ गांधी जयंती, राष्ट्रीय एकात्मता दिन, यह भी हम अपने राष्ट्रीय त्योहार लिख सकते हैं। इसके बाद वर्तमान युग में यह राष्ट्रीय उत्सव गांव में, शहर में किस तरह मनाए जाते हैं, उसका वर्णन करना है। बाद में राष्ट्रीय त्योहार का महत्व लिखकर आपको राष्ट्रीय त्योहार किस तरह समाज में आदर्श पैदा करते हैं, यह स्पष्ट करके, जैसे राष्ट्रीय त्योहार के दिन किस तरह लाल किले पर झंडा फहराते हैं, प्रभात फेरी निकाली जाती है, भारत माता की जय ऐसे घोष वाक्य के साथ यह त्योहार उत्साह से मनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सैनिक कवायतों से देश को अभिवादन करते हैं, जिस कारण स्वदेश प्रेम की शिक्षा एवं देशाभिमान जागृत होता है। ऐसा बहुत सारा वर्णन आप कर सकते हैं और अंत में आप एकाध घोष वाक्य या काव्य पंक्ति लिखकर उपसंहार यानी अंत कर सकते हैं। बच्चों, यह राष्ट्रीय त्योहार के बारे में मैंने आपको सारांश रूप में कुछ मुद्दे बताए हैं। इसी कविता के माध्यम से और एक निबंध हम तैयार करेंगे, वो है मेरा भारत महान। तो बच्चों, निबंध लिखते समय अपने मन में मुद्दे तैयार करने हैं और मुद्दे बनाकर अगर आप एक एक मुद्दा स्पष्ट करते जाएंगे तो निबंध का प्रभाव पड़ता है और विचार और वर्णन की दृष्टि से निबंध लेखन सशक्त बनता है। तो आपके सामने मैंने निबंध रखा है मेरा भारत महान, उसमें भी आप खुद की रूपरेखा बना सकते हैं। सामने जो दी है वैसा ही निबंध आपको लिखना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मन में मुद्दे तैयार करेंगे, जैसे रूपरेखा इस तरह बना सकते हैं। प्रस्तावना, भारत का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, सौंदर्य के बारे में, यानी भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किस तरह सौंदर्य है उसका वर्णन आपको करना है। भारत की महान विभूतियों के साथ साथ भारत पूरे विश्व में अपने संस्कृति से, परंपरा से, संत परंपरा से किस तरह
बहुत अगम और अगाध है, यह आप लिख सकते हैं। किस तरह महान विभूतियों का जन्मदाता भारत है। भारत में किस तरह विविधता में एकता है। हर क्षेत्र में भारत देश प्रगति पर पथ पर अग्रेसित है। यह ऐसे मुद्दे आप एक-एक परिच्छेद में इसका क्या करेंगे? स्पष्टीकरण करते जाएँगे। जैसे-जैसे आप स्पष्टीकरण करते जाएँगे, तो आपको मुद्दे और अच्छी तरह लिखने की क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। यह मैंने आपके सामने कुछ स्वाध्याय रखा था, निर्माणों के पावन युग में। इस कविता के माध्यम से मैंने आपको स्वमत अभिव्यक्ति, निबंध लेखन के साथ ही साथ व्याकरण कृतियाँ और कुछ आकलन कृति मैंने आपके सामने रखी है। बच्चों, इस कविता में कौन से महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जो पंक्तियाँ भावार्थ के लिए पूछी जाती है, वो कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बता देती हूँ। आप स्वयं अध्ययन में उस पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है। वो पंक्तियाँ इस तरह है, जो पंक्तियाँ भावार्थ के लिए पूछी जाने की शक्यता ज़्यादा है। देखो पहले 2 पंक्तियाँ, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यह 2 पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ ही साथ शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि अनैतिक आधार नहीं है। यह 2 पंक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और 2 पंक्तियाँ मैं आपको बता देती हूँ, यह आप खुद स्वयं अध्ययन करके इसका भावार्थ लिखेंगे। अंत की 2 पंक्तियाँ, आविष्कारों की कृतियों में अधिमानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। बच्चों इस तरह ये मैंने कुछ स्वाध्याय में आप क्या-क्या और कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। आपको निर्माणों के पावन युग में यह कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप इसकी पढ़ाई करेंगे और परीक्षा में अच्छे गुण प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ और इसके साथ ही साथ मैं यह पाठ समाप्त करती हूँ। बच्चों, धन्यवाद।